हाइड्रोकार्बन और उनकी रिएक्शंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो पहले हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन क्या है। हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ कार्बन और हाइड्रोजन का होना। जब किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन है उनको हम इस प्रकार से क्लासिफाई करके इजी वे में उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मुख्य रूप से हमने क्लासिफाई कर लिया हाइड्रोकार्बन को एसाइक्लिक और साइक्लिक कंपाउंड में। एसाइक्लिक कंपाउंड है वो एलिफेटिक है। साइक्लिक कंपाउंड में एलिफेटिक और एरोमेटिक दो कैटेगरी बनती है। फिर एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे हमने पढ़ा होमोएटॉमिक भी होते हैं और स्टीरियोएटॉमिक कंपाउंड भी होते हैं। जो एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड हैं उनको हम मुख्य रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की चारों वैलेंसियाँ अलग अलग किसी ग्रुप से जुड़ी हुई हो, अर्थात यहाँ पर सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। ये जो सैचुरेटेड एल्केन है हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम एल्केन कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से ये दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं, सी और सिंगल बॉन्ड एच और सी सिंगल बॉन्ड सी। इनका जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n+2, जहाँ n संख्या है 1 2 3। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं उनकी दो कैटेगरी हो गई, एल्कीन्स या एल्काइंस। एल्कीन्स में हाइड्रोकार्बन के अंदर डबल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि एल्काइन में हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और ये इनके सामान्य सूत्र है। अब हम बात करते हैं इनके रिएक्शंस की। यहाँ ये हमें इनका जो बॉन्डिंग स्ट्रक्चर है ये पता होना चाहिए, क्योंकि जब इनका रिएक्शंस होगा तो ये रिएक्टेंट के रूप में बिहेव करेंगे और कोई भी रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म में मुख्य रूप से उसके रिएक्टेंट के द्वारा प्रभावित होता है। तो जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन जब प्रोसीड कर रही है तब उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कौन से हैं, वो कितने स्टेप में कंप्लीट हो रही है, उन सब के बारे में बताना ही रिएक्शन मैकेनिज्म है। सामान्य रूप से किसी रिएक्शन में ये स्टेप हो सकते हैं, जैसे इनिशिएशन, अभिक्रिया को प्रारंभ करने वाला पद, बॉन्ड ब्रेकिंग या ट्रांजिशन स्टेट का बनना, इंटरमीडिएट का बनना और उसका रीअरेंजमेंट प्रक्रिया में भाग लेना, फिर वापस इंटरमीडिएट के बाद में जो रिएजेंट मॉलिक्यूल है वो अटैक करे और बॉन्ड फॉर्मेशन करे या बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण करे। ये एक जनरल प्रोसेस है। जरूरी नहीं कि किसी हर रिएक्शन में सारे स्टेप हों। कोई भी रिएक्शन है उसमें कितने स्टेप होंगे या किस तरह के स्टेप होंगे वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर पर, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर, हमने रिएक्टेंट को किस प्रकार से उत्तेजित किया है या अभिक्रिया को स्टार्ट किस प्रकार से किया, इनिशिएटिव किस प्रकार से किया उसको, या जो रिएक्शन हम रिएक्टेंट की करवा रहे हैं तो वो कौन से रिएजेंट के साथ करवा रहे हैं या उसका मीडियम किस प्रकार का है। इन सब बातों पे
जो स्टेप हैं वो डिपेंड करते हैं। और जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन और स्टीरियोकेमिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम में। तो प्रोडक्ट का ओरिएंटेशन या स्टीरियोकेमिस्ट्री और उसकी जो क्वांटिटी है वो रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म से प्रोसीड हो रहा है। तो पहले हम बात करते हैं एल्केन्स के बारे में। एल्केन्स जैसे हमने देखा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, क्योंकि सैचुरेटेड हैं इस कारण ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं और इसी कारण यहाँ इनके लिए पैराफिन्स जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है, जो लैटिन वर्ड से बना है पैरम एफिनिटी, जिसका मतलब होता है नॉट इनफ एफिनिटी। इनका किसी से लगाव इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसियाँ अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई होती है और वहाँ जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए चाहिए उतना ही बॉन्ड एंगल होता है। इस कारण ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इन कंपाउंड्स को हम इनर्ट कंपाउंड की तरह काउंट करते हैं। ये HCl, H2SO4, KMnO4 इनके प्रति जनरली इनर्ट बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन अगर हम हाई पावरफुल एसिड का यूज़ करें जैसे HF, SbF5 और मैजिक एसिड, जब हम इनके साथ मैजिक एसिड FSO3H SbF5 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब हम इनकी रिएक्शंस करवाना चाहते हैं तो वो रिएक्शंस करवाने के लिए जो स्टार्टिंग स्टेप है, इनिशिएशन है, उसके लिए कंडीशन ये है कि इनको रिएक्टिव फॉर्म में लाने के लिए या रिएक्शंस में प्रोसीड करने के लिए हाई टेम्परेचर या हाई थर्मल एनर्जी या फोटो जो एनर्जी है, फोटॉन्स है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। जब हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हाई एनर्जी देते हैं तो उस हाई एनर्जी को कंज्यूम करने के बाद उसके जो बॉन्ड हैं उन बॉन्ड में विदलन होगा, क्लीवेज होगा। जब हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ ये जो बॉन्ड हैं, सिंगल बॉन्ड हैं, ये नॉन पोलर बॉन्ड की तरह बिहेव करते हैं। इस कारण जब हम इन एल्केन की मॉलिक्यूल को हाई एनर्जी देंगे इनिशिएशन के लिए, वो चाहे फोटोन के रूप में हो या थर्मल एनर्जी के रूप में हो, तो इन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो यहाँ ये बॉन्ड क्लीवेज हो गया। बॉन्ड क्लीवेज के नेचर के बारे में पता होना ज़रूरी है और वो नेचर का पता चलेगा कि जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस में भाग ले रहा है वो किस तरह का, उसका नेचर कैसा है। तो यहाँ बॉन्ड नॉन पोलर है तो चांसेस ये होते हैं कि नॉन पोलर बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है वो होमोलिटिक क्लीवेज मेथड से होता है। जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास जाएगा। जब इस प्रकार से बॉन्ड क्लीवेज होता है तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज प्राप्त होती हैं और उन स्पीसीज को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में पाया जाता है। क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री फॉर्म में है, इनको फ्री रेडिकल कहते हैं तथा ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो बनने के बाद ये जल्दी सी रिएक्शन में भाग लेते हैं, तो इनकी जो आगे अब रिएक्शंस हैं ये फास्ट होती हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो इंटरमीडिएट क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स। ये जो फ्री रेडिकल्स है ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 डिग्री, 2 डिग्री या 1 डिग्री हो सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो एल्केन हैं उनकी जो अधिकांश रिएक्शंस है वो फ्री रेडिकल की वजह से होती है
और फ्री रेडिकल आगे लगातार चलता रहता है, रिएक्शन को आगे बढ़ाता रहता है, तो हम कहते हैं कि यहाँ इनकी फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस होती है। तो एल्केन के लिए जो मेन रिएक्शंस हैं वो फ्री रेडिकल चेन रिएक्शंस है, जो विग्रस कंडीशंस, हाई टेम्परेचर या फोटोन एनर्जी में ही इनिशिएट होती हैं, प्रारंभ होती है, और प्रोडक्ट का मिक्सर हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो रिएक्टिव पार्टिकल हैं या इंटरमीडिएट हैं वो फ्री रेडिकल बनते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये आगे दूसरे मॉलिक्यूल से इंट्रैक्शन करके नए फ्री रेडिकल बनाते रहते हैं और ये प्रक्रिया आगे चलती रहती है। जैसे यहाँ पर एल्केन के हेलोजनेशन जो रिएक्शन है उसको दर्शाया गया है। एल्केन के साथ जब X2 हेलोजन का मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है, उस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए टेम्परेचर या फोटोन के रूप में एनर्जी दिया गया है, जिससे हमें हैलाइड कंपाउंड प्राप्त हो रहे हैं और साथ में साइड प्रोडक्ट के रूप में HX रिलीज हो रहा है। ये जो हैलाइड प्राप्त होते हैं ये मिक्सचर के रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ जो रिएक्टिविटी है उस रिएक्टिविटी का सीक्वेंस क्या होगा कि हेलोजन के रूप में जो रिएजेंट हम ले रहे हैं उनमें मुख्य रूप से हम क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन करवाते हैं। तो उनमें से क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो ब्रोमीन की तुलना में अधिक होती है। और जब हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन में हम ये देख रहे हैं कि हेलोजन एल्केन से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन को निकाल रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के संदर्भ में जब हम रिएक्टिविटी देखते हैं, जो 3 डिग्री हाइड्रोजन है उसके अब्स्ट्रैक्ट होने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो जल्दी से निकलेगा। तो ये जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो हो गया एल्केन के लिए 3 डिग्री सबसे अधिक रिएक्टिव, फिर 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री उससे कम, और 0 डिग्री या जो मेथेन वाला जो हाइड्रोजन है वो सबसे कम रिएक्टिव होगा। 3 डिग्री का मतलब 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल्स यहाँ ले रखा है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में ये जो हाइड्रोजन्स है ये 1 डिग्री है और ये जो हाइड्रोजन है ये 3 डिग्री है। जब हमने इस आइसोब्यूटेन की रिएक्शन करवाई क्लोरीन के साथ, तो इस प्रकार से हमें प्रोडक्ट का मिक्सर प्राप्त हो रहा है। आइसोब्यूटिल क्लोराइड जो 1 डिग्री हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट के कारण प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शंस हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, तो हम कह सकते हैं कि एल्केन की जो मुख्य रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाई जाती है। जो दूसरा प्रोडक्ट है वो टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है Cl ने। ये जो रिएक्शन है हेलोजिनेशन का, इसका मैकेनिज्म हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं कि जब हमने एनर्जी दिया तो उस एनर्जी से जो हेलोजन मॉलिक्यूल है वो फ्री रेडिकल बना लेते हैं। इस प्रकार फ्री रेडिकल बन गए। फ्री रेडिकल बनते ही जो चेन रिएक्शन है वो स्टार्ट हो गई। ये इसका इनिशिएटिंग स्टेप है। ये जो फ्री रेडिकल इस प्रकार बने हैं हेलोजन्स के, ये फ्री रेडिकल एल्केन मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करते हैं या उनके साथ कोलिजन करते हैं और उस कोलिजन से ये वहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हेलोजन ने यहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लिया, ये जो एल्केन है ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में आ गया। अब ये एल्केन का जो फ्री रेडिकल है ये हाईली रिएक्टिव हो गया। अब ये रिएक्शन में मौजूद हेलोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ रिएक्शन करेंगे और एल्किल हैलाइड कंपाउंड बनाएंगे। साथ में जो हेलोजन है उसके फ्री रेडिकल भी बनेगा। ये फ्री रेडिकल फिर दूसरे जो एल्केन की मॉलिक्यूल है वहाँ से हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करता रहेगा। इस प्रकार ये जो स्टेप है ये पुनरावृत होते रहेंगे और ये जो प्रोसेस है ये लगातार चलता रहेगा।
इन स्टेप को हम बोलते हैं चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप्स। और लास्ट में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में कंपाइल होकर मॉलिक्यूल फॉर्म में आ जाते हैं, तब ये चेन रिएक्शंस रुक जाती है, वो उसका टर्मिनेशन स्टेप होता है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के रूप में इस मैकेनिज्म को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्स पे जैसे हमने प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन प्रोसीडिंग को शो किया है, और वाई एक्स पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है। एल्केन के साथ जब Cl फ्री रेडिकल रिएक्शन कर रहा है तो इस फ्री रेडिकल के साथ इंटरेक्शन करने की वजह से एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है जो हाईली रिएक्टिव होती है, जिसका स्टेबिलिटी कम होता है। स्टेबिलिटी कम होने की वजह से उसका एनर्जी बढ़ेगा, तो उसका एनर्जी यहाँ तक बढ़ गया। ये ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए ज़रूरी है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट को आने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी जितना अधिक होता है रिएक्शन को होने में उतना समय लगता है, और ये एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होता है रिएक्शन उतना ही तेज़ी से हो जाता है। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर ये बन जाता है, और इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद में यहाँ पर ये रिएक्शन करके जो फ्री रेडिकल है क्लोरीन का, ये एल्केन से हाइड्रोजन को अपस्ट्रैक्ट कर लेता है और एल्केन फ्री रेडिकल का निर्माण कर देता है। अब ये एल्केन फ्री रेडिकल मिक्सर में उपस्थित Cl2 मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है, और वहाँ फिर एक नई ट्रांजिशन स्टेट बनती है Cl के साथ, जो यहाँ पर इस प्रकार से शो की गई है। और वहाँ जब R और Cl के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो एक नया Cl फ्री रेडिकल रिलीज होगा, और जो RCl नया बॉन्ड बना उससे एक नया कंपाउंड बन गया जिसकी एनर्जी बहुत कम है। तो ये ग्राफ काफ़ी नीचे आ जाएगा। इस प्रकार ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। RCl जो कंपाउंड बना उसका RCl कंपाउंड का एनर्जी RH की तुलना में काफ़ी कम है। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस को हम डेल्टा H के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। जब इन रिएक्शंस का अध्ययन किया गया तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट एक से अधिक प्रकार के बनते हैं, और एक से अधिक प्रकार के प्रोडक्ट कितनी मात्रा में बनेगी वो डिपेंड करता है रिएजेंट की रिएक्टिविटी पर, उसकी सिलेक्टिविटी पर, और जो रिएक्टेंट हैं उनकी रिएक्टिविटी पर या उनके स्ट्रक्चर पर, या उनमें से कौन सा हाइड्रोजन रिएक्शन में भाग ले रहा है उसकी कंडीशन पर। तो ये हमने पहले भी देखा कि 3 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे अधिक होती है और 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। इसका रीज़न ये है कि 3 डिग्री हाइड्रोजन जब एब्स्ट्रैक्ट होकर निकल जाता है तो उससे 3 डिग्री फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, और ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल 1 डिग्री या 2 डिग्री फ्री रेडिकल की तुलना में अधिक होता है। इस कारण ये बनने की इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। जब हम हेलोजेंस की बात करते हैं तो जो क्लोरीन हेलोजेंस है उनकी जो हाइड्रोजन के प्रति सिलेक्टिविटी है वो इस सीक्वेंस में है 5.0 रेशियो 3.8 रेशियो 1.0 5.0 3 डिग्री के लिए, 3.8 2 डिग्री हाइड्रोजन के लिए, और 1.0 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ नॉर्मल ब्यूटेन की रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ तो नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड बन सकता है, दूसरा सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड बन सकता है। ये दो संभावनाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर 1 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री दो ही प्रकार के हाइड्रोजन है। जो कॉर्नर वाले हाइड्रोजन है ये 1 डिग्री हो गए, और ये जो बीच में जो हाइड्रोजन है ये 2 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। तो ये कितने अनुपात में बनेंगे या किस रेशियो में बनेंगे वो हम इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं।
नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड और सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड का जो अनुपात है वो अनुपात होगा नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इंटू रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन एंड रिएक्टिविटी ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन्स हैं वो कॉर्नर वाले हैं, तो उनकी संख्या हो गई CH3 और CH3 टोटल 6। 2 डिग्री सेंटर वाले हैं जो बीच में हैं CH2 ग्रुप वाले, उनकी संख्या हो गई 4। जो 1 डिग्री हाइड्रोजन है इसकी प्रति जो रिएक्टिविटी का सीक्वेंस है वो यहाँ जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग 1.0 है, और 2 डिग्री के लिए जो है वो 3.8 है। ये रखने पर जो इन दोनों कंपाउंड है उनका जो अनुपात है वो अनुपात आता है 28 डिग्री और 72 डिग्री। इसका मतलब नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड लगभग 28% बनेगा और सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड लगभग 72% 72% बनेगा। ये अनुपात हमेशा इसी अनुपात में ही बने या प्रोडक्ट इतनी इसी अनुपात में मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। ये एक आइडिया लगता है कि लगभग जो कंपाउंड का रेशियो है या फ्रैक्शन है वो कितना होगा। अब ये जैसे हमने सिलेक्टिविटी देखी या रिएक्टिविटी देखा कि हाइड्रोजन के प्रति या हाइड्रोजन का हेलोजन्स के प्रति जो रिएक्टिविटी है वो किस सीक्वेंस में। क्लोरीन के लिए हमने देखा कि 5.0 रेशियो 3.8 रेशियो 1 होता है इन रेस्पेक्ट 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। लेकिन जब हम रिएक्शन को हायर टेम्परेचर पर करवाएं इसी रिएक्शन को, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे वो लगभग 50% में मिलेंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर इनका जो रिएक्टिविटी है उनका रेशियो 1:1:1 की तरफ प्रोसीड होने लग जाता है, क्योंकि जो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो कॉलिजन्स हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है और जिस एनर्जी से वो आपस में टकरा रहे हैं उनकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो वहाँ पर जो प्राइमरी मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी पहले कम थी, जो पहले कम एनर्जी से रिएक्शन कर रहे थे, उनके अंदर इफेक्ट ज़्यादा होता है और वो अपना रेशियो बढ़ाने लग जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे रिएजेंट कम सिलेक्टिव हो जाता है, और टेम्परेचर जब कम करेंगे तो सिलेक्टिविटी बढ़ेगी। हाई टेम्परेचर होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी, सिलेक्टिविटी कम होगी। टेम्परेचर कम करेंगे तो रिएक्टिविटी कम होगी और सिलेक्टिविटी बढ़ेगी। अब यदि हम कंपैरिजन करें कि इन्हीं मॉलिक्यूल की हम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करवाएं तो क्या होगा, तो जो हाइड्रोजन है उनकी रिएक्टिविटी का सीक्वेंस तो सेम है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, लेकिन उनकी ब्रोमीन के साथ जो सिलेक्टिविटी का या रिएक्टिविटी का जो रेशियो है वो अलग है। क्लोरीन में था 5.0 रेशियो 3.8 रेशियो 1.0 और यहाँ ब्रोमीन के लिए है 1600 रेशियो 82 रेशियो 1। इस प्रकार क्लोरीन और ब्रोमीन की जो रिएक्टिविटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इस कारण जो प्रोडक्ट बनेंगे उन प्रोडक्ट के अंदर भी वेरिएशन पाया जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्री रेडिकल्स हैं उनकी बढ़ने की जो प्रवृत्ति है वो इस प्रकार से है। सबसे आसानी से बनेगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर मेथिल फ्री रेडिकल। यही सीक्वेंस इनकी स्टेबिलिटी का है।
जितना अधिक स्टेबल फ्री रेडिकल होगा या इंटरमीडिएट होगा वो उतनी ही अधिक आसानी से बनेगा, जितना कम स्टेबल होगा वो आसानी से नहीं बनेगा। ये जो रेडिकल का स्टेबिलिटी है ये फिर बनने वाले प्रोडक्ट की ओरिएंटेशन को भी डिसाइड करता है। तो ये हम अभी इसमें देखेंगे, आगे कंपैरिजन करेंगे क्लोरीन का और ब्रोमीन का। यहाँ ये ब्रोमिनेशन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर ब्रोमीन का रिएक्शन करवाया जा रहा है 2 डिग्री हाइड्रोजन के साथ। ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पर ब्रोमीन की रिएक्शन 3 डिग्री हाइड्रोजन के साथ है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से हम क्या देख रहे हैं कि 2 डिग्री ब्रोमीन के साथ रिएक्शन के दौरान जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है उसका एनर्जी 3 डिग्री एल्केन के साथ जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उससे अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फर्स्ट केस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है E1 उसका वैल्यू ज़्यादा है E2 से। तो इसका मतलब ये जो 3 डिग्री रेडिकल है ये आसानी से बनेगा, और ये आसानी से बनेगा तो ये बनने के बाद रिएक्शन के ओरिएंटेशन के लिए समय लेता है कि हाँ इसमें सिलेक्टिविटी शो करता है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनाना है। जो स्टेबल प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए वरीयता देता है। रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि एल्केन के हेलोजिनेशन में क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन होती है तो उनके लिए जो रिएक्टिविटी का रेशियो था वो अलग अलग है। क्लोरीन के लिए हमने देखा 5:3.8:1, जबकि ब्रोमीन के लिए हमने देखा 1600:82:1। तो यहाँ पर अगर हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल के लिए इस अनुपात को देखें तो यहाँ ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 1 फिर 82 और फिर 1600। जबकि क्लोरीन के लिए देखें तो ये डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रोमीन एटम है वो ज़्यादा सिलेक्टिव है, और क्योंकि यहाँ अमाउंट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, और जो क्लोरीन एटम है वहाँ पर ये डिफरेंस कम है। इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो एल्केन के साथ जब क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे तो वो रिएक्शन तेज़ी से होगी क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। लेकिन उसी एल्केन की जब रिएक्शन हम ब्रोमीन से करवाएंगे तो वो रिएक्शन उतना तेज़ी से नहीं हो रहा है। वहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे उनके अनुपात में अधिक अंतर होगा क्योंकि वहाँ पर सिलेक्टिविटी ज़्यादा है। या हम कहें कि अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्ट होने की संभावनाएं हों और 1 डिग्री हाइड्रोजन के एब्स्ट्रैक्ट होने की संभावना भी हो, 2 प्रकार के प्रोडक्ट बन रहे हों, नॉर्मल और टर्सरी, तो क्लोरीन में उन दोनों के बीच उन दोनों का जो रेशियो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, जबकि ब्रोमीन में उन दोनों की क्वांटिटी में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि ब्रोमीन के अंदर सिलेक्टिविटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। 1 नॉर्मल और अगर टर्सरी के लिए बात करें तो वो अनुपात 1:1600 का है। तो जितना अधिक ये अनुपात होगा उतना ही अधिक वेरिएशन पाई जाएगी उनकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी में। तो ये हेलोजिनेशन की रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी के बारे में। जैसे यहाँ पर
ये ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है कि जब एल्केन की ब्रोमीन से रिएक्शन करवाते हैं तो ब्रोमीन हाई सिलेक्टिविटी शो करता है, लो रिएक्टिविटी शो करता है। तो जब ये रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट बनी, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये रेडिकल फॉर्म में इस प्रकार से जो रेडिकल फॉर्म है वो इसमें ज़्यादा प्रदर्शित हो रहा है। ये मतलब समय ज़्यादा लेता है, इस कारण हाइड्रोजन को पूरी तरह से अलग करके यहाँ से रेडिकल फॉर्म बना देते हैं। जब हम क्लोरीन की साथ रिएक्शन की बात करते हैं तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी हाई होती है और सिलेक्टिविटी कम होती है, तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इसमें ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत बाद में प्राप्त होगी, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। जबकि यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी प्राप्त हो जाएगी। एक्टिवेशन एनर्जी जल्दी प्राप्त हो गई तो यहाँ पर जो रिएजेंट हैं, जो अटैकिंग मॉलिक्यूल्स हैं, उनको सेलेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। उनके पास समय क्या रहता है कि जल्दी रिएक्शन करना है कंप्लीट, तो यहाँ सेलेक्टिविटी कम हो जाती है और यहाँ सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है। एल्केन की जो मेन रिएक्शन है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसके अलावा पायरोलिसिस वगैरह है, कंबुशन रिएक्शंस हैं, ये भी पाई जाती है। और जो कंबुशन रिएक्शन है उसका मुख्य उपयोग हीट जनरेशन का है। इंजन के रूप में हम जो कंपाउंड गैसोलीन कंपाउंड्स इनको यूज़ करते हैं और उनकी कंबुशन से हमें हीट प्राप्त होती है, तो वहाँ पर इसका एक तरह से एप्लीकेशंस है। वहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नॉकिंग प्रोसेस, तो नॉकिंग प्रोसेस को कम करने के लिए, क्योंकि हम हाई कंप्रेस्ड फॉर्म में जब हम ईंधन को यूज़ करते हैं तो वो नॉकिंग का प्रॉब्लम होने लग जाता है। इस नॉकिंग को रोकने के लिए दो तरीके अप्लाई किए जाते हैं कि एक तो हम प्रॉपर हाइड्रोकार्बन को यूज़ करें फ्यूल के रूप में, दूसरा उसमें हम TEL टेट्राएथिल लेड को ऐड करते हैं। उसे जब हम इस गैसोलीन को यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हम TL टेट्राएथिल लेड को मिक्स करते हैं। ये जो टेट्राएथिल लेड है ये एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। ये इनके जो पार्टिकल्स हैं ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं अंदर। सरफेस एरिया बढ़ाने से वो जो रिएक्शंस हैं वो या जो रेडिकल्स हैं वो इनकी सतह पर आकर जल्दी डिस्ट्रॉय होते हैं। दूसरा गैसोलीन की जो या हाइड्रोकार्बन है, उनका हाइड्रोकार्बन का जो प्रॉपर सिलेक्शन करते हैं तो वो प्रॉपर सिलेक्शन ऑक्टेन नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं। जो नॉर्मल जैसे N हेप्टेन है उसके लिए जो ऑक्टेन नंबर है वो लगभग 0 है, जबकि आइसो ऑक्टेन के लिए जो ऑक्टेन नंबर है वो लगभग 100 है। तो जितना अधिक हम ब्रांच्ड एल्केन यूज़ करेंगे उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही अच्छा होगा और उसमें नॉकिंग का जो प्रॉब्लम है उतना ही कम होगा। तो ये एल्केन हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में इतना ही।